करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर यहाँ पर ए सही होगा, गोवा, भारत देश के गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन हो रहा है। तो देखिए यह क्या है, क्यों आयोजित किया जाता है? तो यह जो कार्यक्रम है गोवा के विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए महोत्सव का उद्देश्य उद्घाटन समारोह के लिए योजनाबद्ध संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के साथ विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल, श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर में सुधार करना है? तो देखिए आंसर डी सही होगा, पूरी जगन्नाथ मंदिर में सुधार करना है श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य। इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? याद रखिएगा, नवीन पटनायक। 17 जनवरी को जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर का यह उद्घाटन करेंगे। पूरी ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है और इसे भारत के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अवंती के राजा जो थे इंद्रधूमन, इन्होंने मूल मंदिर का निर्माण किया था और वर्तमान में यह 10वीं शताब्दी का है। अगला सवाल देखते हैं। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? किसने जीता? हमारे भारत देश की टीम ने जीता है। अब इसे डिटेल में कवर करते हैं। देखिए इन तीनों के नाम है वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक। इनकी भारतीय टीम जो है इन्होंने कुल 1740 का स्कोर बरकरार रख करके टॉप स्थान हासिल किया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया 10 मीटर एयर पिस्टल में। देखिए ईरान ने रजत पदक जीता है और वहीं कोरिया ने इसमें कांस्य पदक जीता। अगला सवाल, ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर? गुवाहाटी में उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी असम में होगा। असम के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। अगला सवाल, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। अब यह क्या है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही होगा, पेरेग्रिन लैंडर नाम रखा गया है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। 50 से अधिक वर्षों में पहला अमेरिकी चंद्र लैंडर कमर्शियल डिलीवरी के साथ चंद्रमा की ओर रॉकेट लॉन्च करेगा। अगला सवाल, अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में। देखिए वह निशान मोटर्स के पूर्व वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी हुआ करते थे अश्विनी गुप्ता। वही कंपनी ने सीईओ करण अडानी को प्रबंध निदेशक की भूमिका में पदोन्नत किया है। ठीक है, जो पहले सीईओ थे करण अडानी, अब ये प्रबंध निदेशक बने हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है ना? तो देखिए आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, चिल्का झील यहाँ पर आयोजित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए यह पहल के अंतर्गत 15-15 दिनों की 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले फेज में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थल जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की? किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में निवेश की घोषणा की है टाटा पावर ने। अब देखिए, टाटा पावर ने अगले 5 से 7 वर्षों में तमिलनाडु में 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। टाटा पावर के सीईओ और एमडी हैं प्रवीर सिन्हा ने 8 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में इसकी घोषणा की है। अगला सवाल, 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश टॉप पर रहा और आगमन में कितना प्रतिशत योगदान दिया? तो टॉप पर इसमें भारत देश रहा है, जिसमें 20% का इन्होंने योगदान दिया है, हमारे भारतीयों ने। अब देखिए, 2023 में भारत श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में टॉप पर रहा। भारत ने कुल आगमन में 20% से अधिक का योगदान दिया। वर्ष के दौरान 3 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक श्रीलंका गए। इसके बाद रूस के पर्यटक वहाँ पर पहुँचे 1.97 लाख, है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। अगला सवाल, 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का क्या महत्व है? इसका महत्व होता है कि भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करना। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के साथ हुई थी। पहली बार ये दिन 9 जनवरी 2003 को सेलिब्रेट किया गया था। देखिए, 9 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी जो हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत देश लौटे थे, है ना। उसके बाद इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे भारत देश के लिए। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? वैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, आंसर यहाँ पर सी सही होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस बार 2 लोगों को मिला है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में। मेजर ध्यान खेल रत्न की स्थापना हुई थी 1991-92 में। यह खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक पदक मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार इसमें मिलेंगे। ये भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला सवाल है हमारा, CBRE रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत के MSME क्षेत्र में शीर्ष के 3 योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है और MSME परिदृश्य में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा। उत्तर प्रदेश टॉप पर है और इसका 9% योगदान है। देखिए, यहाँ पर कवर करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। MSME अभी जो आप पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? MSME का मतलब है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? उत्तर प्रदेश में दिया है, जो 9% योगदान दिया है ना। देखिए, MSME सेक्टर का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही वजह है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? फ्रांस कंट्री की प्रधानमंत्री थी, इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, इनके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एलिजाबेथ बॉर्न जो है 62 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाली केवल दूसरी महिला थी। तो फ्रांस में अभी तक सिर्फ 2 महिला ही इसी पद पे रही और जो दूसरी बनी थी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल है हमारा, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई नई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? क्या नाम रखा है? योग्य श्री रखा है उस योजना का नाम, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के जो बच्चे हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा।
देखिए थोड़ा सा और जानते हैं। योजना के तहत राज्य भर में 50 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, है ना। देखिए इसके अतिरिक्त 46 केंद्र सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं के इच्छुक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त में परीक्षण देंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई? यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, मणिपुर में इस मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है कॉलेज फगथानसी। देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। इन्होंने विष्णुपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर 24 कॉलेजों को मिशन के तहत लिया गया है और प्रत्येक महाविद्यालय में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अगला सवाल, चंदोबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? याद रखिएगा, असम राज्य में मनाया गया है चंदोबी महोत्सव। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में असम राज्य में चंदोबी झील के किनारे चंदोबी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदोबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चंदोबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना होता है ना, यह इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? हमारा भारत देश करेगा। ठीक है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं। यह पहला मौका होगा जब भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वें सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया? कितना? $250 मिलियन जुटाया है ना, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर यहाँ पर डी सही होगा, बसवराजू एस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का विषय क्या रखा गया? इसका विषय रखा गया है गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी ने गांधी सागर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इस कार्यक्रम में ये मुख्य अतिथि हुए थे ना, ये शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। अगला सवाल, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर यहाँ पर सी से होगा, नासिक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नासिक में आयोजित किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है वैसे, और ये देश के युवाओं को संबोधित करा इन्होंने। देखिए, 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बने हैं, है ना। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रांस की एक महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए उनके बाद कौन बने? इनके बाद बने हैं गैब्रियल अटल। नाम याद रखिएगा, गैब्रियल अटल बने हैं। अब डिटेल में कवर करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने
गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। इनके पहले एक महिला थी जिन्होंने इस्तीफा दिया। अगला सवाल है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? याद रखिएगा, श्रीलंका देश में शुरू किया जाएगा आईआईटी मद्रास का नया कैंपस। डिटेल में कवर करेंगे। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता। इन्होंने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था, है ना। देखिए, इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में भी अपना एक कैंपस शुरू किया था। अगला सवाल है हमारा, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आंसर यहाँ पर बी सही होगा, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को चुना गया। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने बंगाली भाषा में अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है इसमें, और एक रजत पदक होता है और एक प्रशस्ति पत्र होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट होता है इसमें। अगला सवाल है हमारा, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? ये जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे जिनका नाम है फ्रांज बेकनबाउर। अब देखिए, आगे डिटेल में कवर करते हैं। जर्मनी के महानतम फुटबॉलर खिलाड़ियों में से एक फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अगला सवाल, किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी सही होगा ना, DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत की प्रमुख एजेंसी है जो सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार होती है। DRDO का गठन हुआ था 1958 में, याद रखिएगा। संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बना हुआ है जो रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए विकास करता है। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप बताइए। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष। देखिए, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, है ना। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। साल 2006 तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करवाते हैं ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें ध्यान ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? इंदौर और सूरत को मिला है। देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज को। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया। मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला। महू भी कहाँ है? तो ये जिला इंदौर में ही आता है ना, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस।
देखिए, यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1984 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी। 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम है रविंद्रनाथ दत्त था और 1898 में उन्होंने बेलूर में रामकृष्णन मठ की स्थापना की थी। अगला सवाल, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला, बताइए। आंसर यहाँ पर बी सही होगा, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है यह खिताब डार्क स्काई पार्क का। यह भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। देखिए, महाराष्ट्र का है पेंच टाइगर रिजर्व, भारत का पहला और एशिया का 5वां है डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अगला सवाल, संसद का बजट सत्र इस महीने को किस तारीख से शुरू हो रहा है? किस तारीख से? तो याद रखिएगा 31 जनवरी। वैसे इसके ऊपर मैं अलग से बिल्कुल पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी बजट सत्र के ऊपर, जो कि हम हर साल लेकर आते ही हैं। तो देखिए, आंसर यहाँ पर 31 जनवरी होगा। 31 जनवरी को शुरू किया जाएगा। देखिए, संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 जनवरी 2024 को शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। अगला सवाल, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? देश के पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया। तो देखिए, भारत का जो सबसे लंबा पुल है अटल सेतु, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अलग से बनाई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आप चाहो तो देख सकते हैं। क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। देखिए, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, अटल सेतु। अटल सेतु जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और इसमें 6 लेन हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर डी से होगा, समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? याद रखिएगा, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है ना, सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड को। अब क्यों लॉन्च किया है? तो यह जो कार्ड है सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। यह कार्ड विभिन्न प्रकार के स्पेशल ऑफर के साथ डिज़ाइन किया गया। अगला सवाल, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? इस कैटेगरी में जीता है अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल, है ना, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। कभी कभी ना एग्जाम में इनकी कैटेगरीज भी पूछी जाती हैं। देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मौजूदा एशिया चैंपियन अमन शहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? मतलब ये जब वार करती है तो कहाँ से कहाँ करेगी? सतह से हवा करेगी। ठीक है, सतह से हवा में यह मार करेगी, आकाश मिसाइल। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में कवर किया, डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय क्या है? इसका विषय है सड़क सुरक्षा नायक बने। अब देखिए, डिटेल में कवर करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को रोकना होता है।
अगला सवाल है हमारा, इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जया जेटली है इस पुस्तक की लेखिका। अब जानते हैं इस पुस्तक की खासियत। तो इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया शीर्षक वाली पुस्तक, यह पुस्तक डिज़ाइन शिक्षा के लिए स्वदेशी स्रोतों को पहचानने का सुझाव देती है। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पैड मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना को मंजूरी किसने दी? किसने मंजूरी दी? रक्षा मंत्री ने दी है, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। देखिए डिटेल में कवर करेंगे। राजनाथ सिंह ने सड़क सुरक्षा संगठन राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल रोड मजदूरों के लिए एक समूह बीमा योजना को मंजूरी दी। यह जो योजना है सीपीएल की मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए का बीमा मूल्य प्रदान करती है, जिससे उनके परिवार या निकटतम रिश्तेदारों को लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। एसबीआई द्वारा अनुकूलित वित्तीय उत्पाद स्वयं सिद्ध का फोकस क्या है? इसका फोकस है स्वयं सहायता समूह विकास करना। देखिए डिटेल में कवर देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एक विशेष वित्तीय उत्पाद स्वयं सिद्ध पेश किया, जो विशेष रूप से 5 लाख रुपए तक का ऋण चाहने वाले एसएचजी महिला उद्यमियों के लिए तैयार किया गया है। अगला सवाल, चीन द्वारा शुरू की गई आइंस्टीन प्रोब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्लैक होल और विलय तारों से एक्सरे के विस्फोट का पता लगाना। देखिए एक्सरे के विस्फोट के संकेतों का पता लगाने से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं की बेहतर बुनियादी समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है, जैसे सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन स्टार टकराव और चुंबकीय क्षेत्र को निगलने के बाद ब्लैक होल उगलने वाले पदार्थ। अगला सवाल, नवे एशिया शीतकालीन खेलों के 2 भाग शुभंकरों के नाम क्या रखे गए हैं? तो इनके नाम हैं बिनबिन और नीनी। ठीक है, दोनों के नाम क्या है? बिनबिन और नीनी। ये शुभंकर हैं। एग्जाम में ना आजकल शुभंकर के नाम बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, साइबेरियाई बाघों का प्रतिनिधित्व करने वाले शुभंकर है बिनबिन और गिनी। पूर्वोत्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से साइबेरियाई बाघ संस्कृति का यह प्रतीक है। अगला सवाल है, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हो रहा है? कहाँ पर? बांसेरा में। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। देखिए पतंग उत्सव का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना नदी के तट पर सराय काले खां में स्थित एक बांस पार्क बांसेरा में किया जाता है। देखिए पतंग उत्सव का उद्घाटन मकर संक्रांति त्यौहार से एक दिन पहले किया गया। अगला सवाल, NSPAAD द्वारा लॉन्च किए गए रिपोर्ट फिश डिजीज़ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट फिश डिजीज़ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है रोग रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करके भारत के जलीय कृषि उद्योग को मजबूत करना है ना। वैसे आप नाम से समझ गए होंगे कि इस ऐप का क्या कार्य है। देखिए जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गूगल प्ले स्टोर पर रिपोर्ट फिश डिजीजेस ऐप पेश किया है। मोबाइल ऐप को मछली किसानों को उनके खेतों में बीमारियों की आसानी से रिपोर्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच प्रदान करके भारत के जलीय कृषि उद्योग को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला सवाल है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में हुई वाटर बर्ड जनगणना की कौन सी जनगणना हुई? यह थी 5वें नंबर की जनगणना। देखिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 2022-23 में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के आगमन से 27% की वृद्धि देखी गई है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 में कौन सी उपाधि अर्जित की? तो देखिए सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ये जो उपाधि है मिली है ना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। चलिए ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे हमने डिटेल में कवर किया। अब जो लास्ट में मैंने पूछा है आपसे उसका आंसर आप कमेंट करिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसका आंसर आप बता सकते हैं।
देखिए, चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। चलिए आज